नीक जॉम्बियों के विशाल झुंड को अपनी तरफ खींचने के लिए वह ग्रेनेड लॉन्चर उठाता है, निशाना साधता है और बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा देता है। अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। उस विस्फोट की गूंज सुनते ही आसपास मौजूद सभी जॉम्बियों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। हालात को समझते हुए दोनों तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और पूरी रफ्तार से जॉम्बियों के झुंड की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी एक जॉम्बी से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वह जॉम्बी उछलकर गाड़ी के ऊपर जा गिरता है, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, ये साफ हो जाता है कि ट्रॉय और नीक कोई आम लोग नहीं हैं। दोनों इतने सनकी और निडर हैं कि मौत सामने खड़ी हो तब भी खतरे के बीच घुसने से पीछे नहीं हटते। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सीधे एक कैंप में जा टकराती है। तभी एक जॉम्बी अचानक सामने आकर शीशे पर जोरदार हमला कर देता है। दोनों किसी तरह उसे हटाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, चारों तरफ से जॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। खुद को घिरता देख वे हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में आने वाले जॉम्बियों को खत्म करते हुए ट्रॉय दरवाजा खोलता है और दोनों किसी तरह अंदर घुस जाते हैं। फिलहाल उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। हेलीकॉप्टर पूरी तरह जॉम्बियों से घिर चुका था। बाहर अनगिनत जॉम्बी खड़े थे और निकलने का कोई आसान रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ तहखाने में छिपे लोग डर और निराशा के बीच बैठे हुए हैं। उनके चेहरों से उम्मीद लगभग गायब हो चुकी है। ये सब देखकर एलिसिया पर भी भारी मानसिक दबाव पड़ने लगता है। अच्छी बात यह थी कि यहाँ खाने पीने और जरूरी सामान की कोई कमी नहीं थी। जितना ज्यादा समय बीतता, लोगों के अंदर डर, घबराहट और बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। और तभी उन्हें एक ऐसी मुसीबत का पता चला जिसने सबकी चिंता और बढ़ा दी। दरअसल वेंटिलेशन सिस्टम, हवादार व्यवस्था पूरी तरह बंद हो चुका था। अगर जल्द ही वेंटिलेशन दोबारा चालू नहीं किया गया तो झोंबी नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी ही इन सब की जान ले लेती। यह बात समझ आने के बाद सभी लोग इकट्ठा हुए और समाधान खोजने लगे। काफी चर्चा के बाद फैसला हुआ कि लिया और मैड डॉग पाइपलाइन के अंदर जाकर वेंटिलेशन सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जिस स्विच से वेंटिलेशन चालू हो सकता था, वहां तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते, जबकि उनके पास मौजूद ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे के लिए ही पर्याप्त थी। यानी अगर कुछ नहीं किया गया तो वे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम घुटने से मर सकते थे। तभी लीजा के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन समझदारी भरा आइडिया आया। उसने कहा कि जितने कम लोग सांस लेंगे उतनी कम ऑक्सीजन खर्च होगी और उतनी ही कम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। शायद इस तरह वे कुछ अतिरिक्त समय हासिल कर सकें। सुनने में यह योजना सही लग रही थी, लेकिन इसके साथ एक और समस्या जुड़ी हुई थी। यहाँ मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता था कि आखिर किसे झोंबी ने काटा है। इस समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर मौजूद ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि समय था। लिसा सभी की तरफ देखते हुए कहती है, हम जितने ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे पास उतना ही कम समय बचा है। उसकी आवाज में डर भी था और सच्चाई भी। फिर वह एक बेहद कठिन फैसला सुनाती है। मैं चाहती हूँ कि जिन्हें काटा गया है वे खुद आगे आए, लेकिन भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है और न ही यह कि उनका अगला पल कैसा होगा। लीजा ने गहरी सांस ली और सबसे पहले उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब डरे हुए हैं और सच कहूँ तो मैं भी डरी हुई हूँ। हमें नहीं पता कि जब पागल कुत्ता गुस्से में आकर जोर जबरदस्ती करने वाला था, तभी पीटर उसे रोक देता है। सबकी हैरान नजरों के सामने पीटर धीरे धीरे अपनी शर्ट उठाता है और पेट पर मौजूद काटने का निशान दिखाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पीटर के आगे आने के बाद जिन लोगों को काटा गया था वे भी एक एक करके खड़े होने लगते हैं। उनमें से कुछ की आंखों में आंसू थे तो कुछ के चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ शोक और बेबसी का माहौल फैल जाता है। तभी चादर ओढ़े बैठी एक लड़की भी धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। उसे खड़ा होता देख वहाँ मौजूद लोग और भी भावुक हो जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि अब सच्चाई से भागना संभव नहीं है। इन सब के बीच लिसा चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही। इसके बाद लिसा और पागल कुत्ता वेंटिलेशन पाइप के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब सबकी जिंदगी एक ही सवाल पर टिकी हुई थी, क्या वे समय रहते वेंटिलेशन खोल पाएंगे या सबका दम घुट जाएगा। और अगर वे बच भी गए तो उन्हें उन लोगों की समस्या का सामना करना था जिन्हें ज़ॉम्बी काट चुके थे। उधर पीटर दर्द निवारक दवाइयां लेकर आता है। इन दवाइयों की ज्यादा मात्रा किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकती थी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि लिसा चाहती है कि वे लोग बिना दर्द और बिना तड़प के दुनिया छोड़ें। तभी एक व्यक्ति कांपती आवाज में पूछता है, क्या तुम हमें खत्म कर दोगी? लेकिन लिसा कोई जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। यह साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति डरा हुआ था। आखिर मौत का सामना शांति से करना आसान नहीं होता। तभी अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद वे सभी अंदर बने गोदाम में पहुँचते हैं। वह आदमी चुपचाप जमीन पर लेट जाता है। लिसा उसके पास बैठती है और दर्द निवारक इंजेक्शन लगाना शुरू करती है। सिर्फ 1 मिनट के भीतर उसकी आंखें
आंखें बंद होने लगती हैं और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद पीटर धीरे से उसके शरीर को पलटता है। लिसा चाकू निकालती है और एक ही वार में उसके सिर में घोंप देती है। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। करीब आधे घंटे बाद पीटर को छोड़कर जिन लोगों को काटा गया था उन सभी को खत्म किया जा चुका था। अब बारी पीटर की थी। पीटर लिसा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें अब कदम उठाना होगा। लिसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। कुछ मिनटों बाद लिसा बाहर आती है। अब वहाँ सिर्फ बूढ़े, कमजोर और थके हुए लोग ही बचे थे। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या उनमें से कोई अंत तक टिक पाएगा? समय बीतता जाता है। ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि लिसा की आंखें भी भारी होने लगी। वह धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ रही थी और बाकी लोग तो पहले ही एक एक करके गिर चुके थे। तभी अचानक उसकी नजर पास की एक भयावह हरकत पर पड़ती है। एक व्यक्ति किसी शव को खा रहा था। उसे देखते ही समझ आ जाता है वह अब इंसान नहीं रहा था, वह ज़ॉम्बी में बदल चुका था। स्थिति को समझते ही लिसा तुरंत सावधान हो जाती है, लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अगले ही पल वह उस पर झपट पड़ता है। ज़ॉम्बी उसे दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा दोनों हाथों से उसे अपने से दूर रखने लगती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके शरीर में लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी लगातार उस पर हमला कर रहा था, जबकि लिसा अपनी बची हुई ताकत से उसका मुकाबला कर रही थी। हर गुजरते पल के साथ लिसा और कमजोर होती जा रही। किसी तरह लिसा उसे खत्म तो कर देती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। अब उसके अंदर खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची थी और आखिरकार वह भी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उधर उसके पीछे पड़े शवों में हलचल शुरू होने लगती है। एक एक करके मृत लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। कुछ ही पलों में वहाँ कई ज़ॉम्बी खड़े हो चुके। उधर लिया और मैड डॉग किसी तरह वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऊपर एक ज़ॉम्बी लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसी ने वेंटिलेशन के निकास को पूरी तरह जाम कर रखा है। अब वेंटिलेशन चालू करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस ज़ॉम्बी को खत्म करना। लेकिन ऑक्सीजन की भारी कमी अब अपना असर दिखाने लगी थी। मैड डॉग के पैर लड़खड़ाने लगे और अचानक वह नीचे गिर पड़ा। उसी समय ऊपर लटका हुआ ज़ॉम्बी भी नीचे आ गिरा। अब लिया सीधा खतरे के सामने थी। ज़ॉम्बी उस पर झपटने ही वाला था। लिया ने एक हाथ से उसे रोक रखा था, जबकि दूसरे हाथ से अपनी जेब में रखी बंदूक निकालने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही पलों बाद उसने बंदूक निकाल ली और बिना देर किए गोली चला दी। उस तंग जगह में गोली की आवाज इतनी तेज गूंजी कि उनके कान लगभग सुन्न हो गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसी के साथ वेंटिलेशन का रास्ता खुल गया। आखिरकार वेंटिलेशन दोबारा काम करने लगा। दूसरी तरफ जो लीशा बेहोश हो चुकी थी, उसे धीरे धीरे होश आने लगा। होश में आते ही उसने अपने ऊपर पड़े शव को धक्का देकर अलग किया, लेकिन सामने का नजारा पहले से भी ज्यादा डरावना था। अब वहाँ उसके अलावा लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। खतरे को समझते ही लिया ने पास पड़ा चाकू उठाया और ज़ॉम्बियों पर हमला कर दिया। वह खुद को बचाने के लिए एक एक करके उनका मुकाबला करती रही। ज़ॉम्बी लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लिया पीछे हटते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसने समय रहते उसे चाकू से खत्म कर दिया। तभी दूसरे ज़ॉम्बी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। लिया ने तेजी से पलटकर उसका भी सामना किया, लेकिन लगातार संघर्ष के बाद उसकी ताकत जवाब देने लगी और वह खुद भी जमीन पर गिर गई। तभी लीशा ने पास रखी रैक से बंदूक उठा ली। अब उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन समस्या ये थी कि ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लीशा लड़ने में सक्षम जरूर थी, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बियों का सामना अकेले करना लगभग नामुमकिन था और जल्द ही वह उनकी पकड़ में आ गई। लेकिन तभी बेसमेंट का मुख्य दरवाजा खुल गया। मैडी और वोल्क वापस आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों को साफ कर दिया था। नष्ट हो चुके खेतों को देखकर सभी समझ चुके थे कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। उनके हिसाब से छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह अब बांध था। इसके बाद मैडी लिया को ढूंढती है और उसे बताती है कि उसके पिता अभी भी जीवित हैं। ये सुनकर भी लिया के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती। वह पास खड़े वोल्क की तरफ देखती है। वोल्क भी सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि कर देता है और तभी लिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतने समय बाद पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन भावुक होने का समय नहीं था। उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना था, वरना कुछ ही देर में और ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते। तभी लीशा जैक के बारे में पूछती है। निक चुपचाप सिर हिलाकर मना कर देता है। उसका जवाब सब कुछ बता चुका था। जैक अब इस दुनिया में नहीं था। लीशा कांपती आवाज में पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। तब निक बताता है कि जैक को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और आखिर में उसे खुद ही गोली मारकर खत्म करना पड़ा। ये सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। इसके बाद लिया पूछती है कि आखिर इतना बड़ा ज़ॉम्बी झुंड आया कहां से था, लेकिन निक कोई साफ जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि ट्रॉय ने उन्हें पहले ही देख लिया था। वह सबको चेतावनी देना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब निक ट्रॉय की मदद करने का फैसला कर चुका है। समय बर्बाद किए बिना मैडी कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। डेनियल अभी बांध पर उनका इंतजार कर रहा था और फिलहाल वही जगह सब
सबसे सुरक्षित मानी जा रही थी। लेकिन इतने सारे हादसों और जैक की मौत के बाद लिशा का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब नहीं लगता था कि इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षा बची है। वह इस भाग दौड़ और डर भरी जिंदगी से थक चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उनके साथ नहीं जाएगी। वह अपना रास्ता खुद चुनेगी। मैडी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जाने से पहले उसने लिशा को बांध का पता दे दिया ताकि अगर कभी उसका मन बदले तो वह उनसे मिल सके। अपनी माँ से विदा लेने के बाद लिशा गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। पता नहीं अब वे लोग दोबारा कब मिलेंगे। इसके बाद मैडी और बाकी लोग भी बांध की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी के पीछे बैठी लिया को देखकर मैड डॉग को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत वोल्क से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल लिया चलती गाड़ी से नीचे कूद जाती है। हलचल होते ही वोल्क तुरंत ब्रेक लगा देता है। मैड डॉग उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन लिया उसे अपने पास आने से मना कर देती है और फिर वह एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिया बताती है कि उसे एक जॉम्बी ने काट लिया है और वह किसी भी समय जॉम्बी में बदल सकती है। कि लिया दुर्भाग्य से एक जॉम्बी का शिकार हो चुकी थी। उसे काट लिया गया था और यह घटना वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर हुई थी। मैडी और बाकी लोगों को खतरे से बचाने के लिए लिया सभी को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि जॉम्बी के काटने का अंजाम क्या होता है, इसलिए अब उसकी सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी। मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मुझे वचन दो मैडी, मैं वादा करती हूँ। करीब 1 घंटे बाद वे लोग ट्रेडिंग पोस्ट पहुँच जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। डेनियल और उसके साथी भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। तभी ओल्ड ब्लैक मैडी को अलग ले जाकर चेतावनी देता है। वह कहता है कि अगर ट्रेडिंग पोस्ट के लोगों को पता चल गया कि लिया संक्रमित है तो वे उसे बिना एक पल गंवाए मार डालेंगे। लेकिन मैडी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय लिया को आराम की जरूरत थी। इसके बाद वह लिया से मुस्कुराते रहने के लिए कहती है और कोशिश करती है कि कोई उसकी हालत पर ध्यान न दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वे बिना पकड़े अंदर जा पाएंगे? कुछ देर बाद वे ट्रेडिंग पोस्ट के दरवाजे तक पहुंचते हैं। नियमों के मुताबिक उन्हें अपने सभी हथियार जमा करने पड़ते हैं। सौभाग्य से किसी का ध्यान लिया की हालत पर नहीं जाता और इसी तरह वे सफलतापूर्वक अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही मैडी जल्दी से फर्श पर एक कंबल बिछाती है। वॉकर सावधानी से लिया को उस पर लिटा देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है लिया की हालत और बिगड़ने लगती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। मैडी फैसला करती है कि वह दवा ढूंढने जाएगी। वह वॉकर से लिया का ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है ओल्ड ब्लैक भी उसके पीछे आ जाता है। ओल्ड ब्लैक के अनुसार यह सब समय और संसाधनों की बर्बादी थी। वह मैडी को याद दिलाता है कि अंदर आने के लिए वे पहले ही अपने आधे हथियार सौंप चुके हैं। उसकी नजर में मैडी की यह भावुकता एक दिन सबको भारी पड़ सकती थी, लेकिन मैडी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। उसने लिया से वादा किया था कि वह उसे उसके पिता से मिलाएगी और डेनियल भी रास्ते में था। अगर वह अपनी बेटी को आखिरी बार नहीं देख पाया तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन ओल्ड ब्लैक को इन भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। एक व्यापारी होने के नाते वह सिर्फ फायदे और नुकसान की भाषा समझता था। हालांकि वह जानता था कि डेनियल कितना खतरनाक इंसान है, फिर भी वह कहता है कि आगे से बस उससे दूरी बनाकर रखी जाएगी। फिर वह मैडी से कहता है, आज की दुनिया में संसाधनों के अलावा किसी चीज की कोई कीमत नहीं है और तुम जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है उसे भी बर्बाद कर रही हो। तुम एक कसाई से मदद की उम्मीद कर रही हो, वह तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। क्या तुम उससे डरती हो? ठीक है, इंतजार करते हैं, देखते हैं जब तुम उस पानी का भुगतान करने आओगी जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है और तुम्हारे पास होगी एक मरी हुई बेटी और खाली हाथ। उधर दूसरी तरफ टीम से अलग होने के बाद से लिसा अकेले सफर कर रही थी। घूमते घूमते वह एक छोटे से शहर में पहुंचती है। वहां उसे एक सुनसान रेस्तरां दिखाई देता है। वह दरवाजे से अंदर झांकती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अंदर कोई तत्काल खतरा नहीं है तब वह सावधानी से अंदर चली जाती है। अंदर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लिसा ध्यान से चारों तरफ नजर दौड़ाती है। मेजों पर बने निशानों से साफ पता चल रहा था कि उससे पहले भी कुछ जीवित बचे लोग यहाँ आ चुके थे, लेकिन इस समय उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी खाने और बाकी संसाधनों की तलाश। इसीलिए वह रसोई की तरफ बढ़ती है। वह हर कोना खंगालती है। तभी उसकी नजर ऊपर रखी एक बाल्टी पर पड़ती है। बाल्टी काफी ऊंचाई पर थी। उसे नीचे उतारने के लिए लिसा अपनी बंदूक टेबल पर रखती है और एक डिब्बे पर चढ़ जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान एक जॉम्बी चुपचाप अंदर आ चुका है। बाल्टी नीचे उतारने के बाद वह हैरानी से देखती है कि वह फर्मेंटेड आलू से भरी हुई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कुछ खाने लायक मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह रसोई से बाहर निकलती है उसकी सीधी टक्कर जॉम्बी से हो जाती है। लिसा तुरंत बाल्टी नीचे फेंकती है और चाकू निकाल लेती है। इसके बाद वह जॉम्बी पर हमला कर देती है। कुछ ही पलों में वह उसे खत्म कर देती है, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि लड़ाई के दौरान हुए शोर ने आसपास के दूसरे जॉम्बियों को भी आकर्षित कर लिया था। खतरा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। लिसा तुरंत नीचे झुकती है और अंदर की तरफ भागती है। भागते भागते वह प्लास्टिक
प्लास्टिक की गेंदों से भरे एक बड़े बॉल पिट में छिप जाती है। गेंदें इतनी ज्यादा थीं कि उसका पूरा शरीर उनमें छिप गया। लिसा पूरी तरह बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों पर ध्यान लगाए हुए थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा उसके बिल्कुल पास मौजूद है। अचानक किसी ने उसे नीचे की तरफ खींच लिया। अगले ही पल एक छोटी ज़ॉम्बी बच्ची उसके सामने आ गई। उसने लिसा को पूरी ताकत से दबोच लिया। लिसा पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन आखिरी क्षण में वह जोरदार लात मारती है और किसी तरह उस ज़ॉम्बी बच्ची को खुद से दूर धकेल देती है। अचानक लाशों ने गेट तोड़ दिया। खतरे को भांपते ही लिसा दोबारा प्लास्टिक की गेंदों के ढेर में छिप जाती है ताकि कोई उसे देख न सके। तभी फावड़ा लिए एक महिला तेजी से अंदर भागती है। वह किसी पेशेवर शिकारी की तरह अपने सामने आने वाली लाशों के सिर कुचलना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में कई लाशें उसके पैरों के पास पड़ी होती हैं। ये सब लिसा अपनी छिपी हुई जगह से देख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह महिला दोस्त है या दुश्मन, इसलिए वह चुपचाप छिपी रहती है और बिल्कुल आवाज नहीं करती। इसके बाद वह महिला अपने थैले से एक कट्टर निकालती है। फिर जो करती है उसे देखकर लिसा भी हैरान रह जाती है। वह लाशों की उंगलियां काट कर उनकी अंगूठियां निकाल लेती है। इतना ही नहीं, वह उनके सोने के दांत तक उखाड़ लेती है। ये साफ था कि वह इस उजड़ी हुई दुनिया की एक लुटेरी थी। सब कुछ समेटने के बाद उसकी नजर मेज पर रखे मैश किए हुए आलू के कटोरे पर पड़ती है। वह उसे भी उठा लेती है और वहां से निकलने लगती है। लिसा सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह बस गुस्से में उसे जाते हुए देखती रह जाती है, क्योंकि वह खाना उसने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। कुछ देर बाद लिसा उसका पीछा करना शुरू कर देती है। रास्ते में पड़ी कटी हुई उंगलियां देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यह सब उसी महिला का काम है। आखिरकार वह उसकी गाड़ी तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसका आलू वाला कटोरा गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही वह अपना सामान वापस लेने की कोशिश करती है, वह महिला अचानक उसके पीछे आ खड़ी होती है। महिला उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने सामान को हाथ लगाया तो वह उसका सिर फोड़ देगी। लेकिन लिसा डरने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत बंदूक तान देती है और कहती है कि वह आलू उसी का है। पहले तो महिला को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब लिसा उसे बताती है कि उसने यह आलू रेस्टोरेंट से पाया था और वह इसे किसी के साथ बांटने वाली नहीं है। महिला को बात पर भरोसा तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वह सामान लौटाने के मूड में नहीं थी। वह धीरे धीरे लिसा की तरफ बढ़ने लगती है। लिसा भी गोली नहीं चलाती, बल्कि वह बंदूक का निशाना सीधे गाड़ी की टंकी पर लगा देती है। उसका इरादा साफ था, अगर महिला ने एक कदम और बढ़ाया तो वह पूरी गाड़ी को उड़ा देगी। महिला हैरानी से पूछती है, अगर तुमने टंकी उड़ा दी तो खुद क्या करोगी? कुछ पल तक दोनों के बीच तनाव बना रहता है। आखिरकार लिसा एक समझौता प्रस्तावित करती है। वह कहती है कि आलू का कटोरा आधा आधा बांट लेते हैं। काफी सोचने के बाद महिला इस प्रस्ताव को मान लेती है। उधर दूसरी तरफ लिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। निक उसकी देखभाल करते हुए पास रखी सफेद गोलियों की एक पुड़िया देखता है। एक समय वह नशे का आदी रह चुका था, इसीलिए वह तुरंत पहचान जाता है कि ये गोलियां क्या हैं। हालांकि उसने काफी पहले नशा छोड़ दिया था, लेकिन पुरानी लत अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। काफी संघर्ष के बाद भी वह खुद को रोक नहीं पाता और आखिरकार वह उन गोलियों को अपने पास रख लेता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। मैडी लिया को ट्रेडिंग पोस्ट के बाहर लेकर आती है। वह चाहती थी कि लिया अपने पिता से आखिरी बार मिल सके। तभी लिया धीमी आवाज में मैडी से कहती है, अगर मैं लाश बन जाऊं तो मुझे मार देना। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता मुझे उस हालत में देखें। मैडी उसे सांत्वना देती है। वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय वहाँ पानी का टैंकर पहुँचता है। मैडी समझ जाती है कि डेनियल आ चुका है। वह जानती थी कि अगर डेनियल ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वह पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन अब सच छिपाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। डेनियल तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। मैडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस समय वह किसी की बात सुनने वाला नहीं था। जैसे ही वह अपनी बेटी के पास पहुंचता है, वह उसे आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी हालत देखकर डेनियल का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत उसे गले से लगा लेता है। यह एक भावुक मिलन होना चाहिए था, लेकिन हालात ने इस पल को भी दर्द में बदल दिया था। कुछ देर बाद डेनियल गुस्से और घबराहट में पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। मैडी अब उससे झूठ नहीं बोल सकती थी। वह उसे पूरी सच्चाई बता देती है। फार्म पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था। लिया ने सभी की जान बचाई, लेकिन उसी दौरान उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। ये सुनते ही डेनियल की दुनिया जैसे रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैडी घबराकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती है, क्योंकि सामने डेनियल बंदूक ताने खड़ा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। मैडी लगातार माफी मांगती रहती है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं इस सब के लिए वह खुद जिम्मेदार है। कुछ देर बाद डेनियल धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। मैडी उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन इस समय डेनियल पूरी तरह भावनाओं में डूब चुका था। वह मैडी से कहता है कि उसे और उसकी बेटी को अकेला छोड़ दिया जाए। मैडी उसकी हालत समझ सकती थी, इसलिए वह बहस करने के बजाय वहां से चले जाने का फैसला करती है। उधर दूसरी तरफ नशीली गोलियां लेने के बाद निक की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। उसका दिमाग धुंधला पड़ने लगता है। रोमांच और नशे की तलाश में वह और ट्रॉय एक पब में पहुंचते हैं। अंदर जाते ही दोनों मालिक से कुछ खास लाने के लिए कहते हैं। मालिक
निक उन्हें देखते ही समझ जाता है कि दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए वह पहले कुछ साधारण नशीली चीजें उनके सामने रख देता है। लेकिन निक उन्हें देखकर बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, उसे कुछ ज्यादा ताकतवर चाहिए था। वह मालिक से पूछता है कि क्या उसके पास इससे भी ज्यादा असरदार कुछ है। मालिक तुरंत उसकी बात समझ जाता है। वह पहले 2 गिलास लेकर आता है, फिर एक जार निकालता है जिसमें एक अजीब सा पारदर्शी तरल भरा हुआ था। इसके बाद वह दोनों को बताता है कि इसका नाम ब्लू ब्रेन है। उसके मुताबिक यह ब्रेन स्टेम से बनाया गया पदार्थ है और इसे लेने के बाद इंसान के शरीर में एड्रेनालाइन कई गुना बढ़ सकता है। वह कहता है कि जितना ज्यादा नशा महसूस करना हो उतना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद वह दोनों को एक एक टुकड़ा दे देता है। यह देखकर ट्रॉय हैरान रह जाता है। वह पूछता है, यह आखिर किस चीज का ब्रेन स्टेम है? क्या तुम हमें कोई जानवर समझते हो? ट्रॉय को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह निक को वहाँ से चलने के लिए कहना चाहता है, वर्तमान में जीना, और अगले ही पल वह सीधे उस पदार्थ को निगल जाता है। कुछ पल सोचने के बाद ट्रॉय भी वैसा ही करता है। थोड़ी ही देर में नशा अपना असर दिखाने लगता है। निक पूरी तरह नशे में डूब जाता है। नशे के जोश में दोनों चुपके से दीवार फांदकर बाहर निकल आते हैं। अब निक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पूरी तरह आजाद हो गया हो। आज दोनों ने जरूरत से ज्यादा नशा कर लिया था, इसलिए उन्हें बाहर घूमती लाशों की भी कोई चिंता नहीं थी। इस समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ नशे का असर था। तभी निक की नजर एक कार पर पड़ती है। कार के अंदर एक लाश फंसी हुई थी और सिर्फ वही नहीं, दूर से लाशों का एक बड़ा झुंड भी उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि निक नशे में था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। वह सीधे ट्रक की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल दरवाजे की जोरदार चोट से उस लाश का सिर कुचल देता है। यह नजारा देखकर ट्रॉय भी घबरा जाता है, क्योंकि निक अब सामान्य इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में निक का पूरा शरीर खून से सराबोर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह लाशों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है। अब ट्रॉय सचमुच डर चुका था। वह लगातार निक को वापस आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन निक वहीं खड़ा रहता है, सीधे लाशों के बीच। और तभी एक हैरान कर देने वाली बात होती है। लाशें उसकी तरफ देखती तो हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करती। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास ही न हो। यह देखकर ट्रॉय भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। असल में उनके शरीर पर लगा खून उन्हें छिपाने का काम कर रहा था। अगर यह सुरक्षा न होती तो शायद दोनों को अब तक लाशों का झुंड टुकड़ों में बांट चुका होता। निक की बिगड़ती मानसिक हालत देखकर ट्रॉय और ज्यादा चिंतित हो जाता है। किसी अनहोनी से बचने के लिए वह आगे बढ़कर निक को कसकर गले लगा लेता है।